Good afternoon. And we were seeing post-Keynesian development in macroeconomics. And today we are going to learn about LM curve. In the last two lectures, we started seeing what is ISLM model and what is IS curve. And if you don't remember or if you don't get it, please watch this video again and again and the last ones also, so that you will get hand on what is IS curve. इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है, कोणतं पण काही पण डाऊट असेल, शंका असेल, प्लीज मला विचारा, कारण त्याच्याशिवाय पुढचं तुमच्या लक्षात येणार नाहीये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे. वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज IS. We are going to revise basically what is IS curve, and then we are going to again make a specific thing or specific learning about LM curve, and then we are going to join them for getting equilibrium ISLM model. Okay, so let's see. I'll take you there. Okay, we have already seen this. Just let's see the IS curve and its propositions. Okay, there are three propositions on which IS curve depends. Basically, इन्व्हेस्टमेंट सेव्हिंग्स वाला जो कर्व है, जो असा कर्व है, तो तीन प्रपोजिशन्स वर डिपेंड असतो. फर्स्टली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जितना, उससे आपका इन्वेस्टमेंट तय होगा. ओके, द सेकेंड वन इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन्स द लेवल ऑफ इनकम. ओके, इन द सेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपके लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करेगा. तो पहले हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करेगा, और फिर उसके बाद देखा इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करेगा लेवल ऑफ इनकम को. ओके, एंड दैट्स व्हाई हम तीसरे सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, therefore the rate of interest determines the level of income. That means आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट को भी डिटरमाइन करता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम को डिटरमाइन करता था, इनडायरेक्टली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इनकम लेवल को डिटरमाइन करता है. सिंपली सेइंग ए बी को डिटरमाइन करता है, बी सी को डिटरमाइन करता है. ये चेन है, इसकी वजह से क्योंकि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो ए ही सी को डिटरमाइन करता है. इन अ सिंपल वे, मँगो आपका जो आम आहे, आंबा असतो राईट, तर आंब्यातूनच पुढे आंब्याचा रस बनतो आणि आंब्याच्या रसाचीच पुढे फ्रुटी किंवा तत्सम माझा स्लाइस बनतात. सो मी असं म्हणू शकते, आंब्यातून आमरस बनतो, आंब्याचा रस बनतो आणि आंब्याच्या रसातून फ्रुटी बनते. दॅट्स मीन्स आंब्यातूनच फ्रुटी बनते. तुमच्या लक्षात येत आहे? आणि असंच आहे, पहिलं सेंटेन्स आपल्याला सांगतं द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन्स इन्व्हेस्टमेंट. दुसरं सेंटेन्स सांगतं इन्व्हेस्टमेंट डिटरमाइन्स लेवल ऑफ इन्कम, and that's why interest determines, we can say interest, rate of interest determines level of income. Okay, and that's why basis these proportions, हमने ये ग्राफ देखा था ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्डेड है, आपको वो देखना है बेसिकली, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला. ओके, तो डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सिंपल एक्स एक्सिस पे आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, वाई एक्सिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इनवर्स रिलेशन होता है. इन द सेंस जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. सिंपली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है. ये डिमांड और प्राइस जैसा रिलेशन है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं R0 मतलब ज्यादा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो आपका इन्वेस्टमेंट कम था I0. लेकिन जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है R1 तक, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता दिख रहा है I1 तक. ओके, आप मतलब उल्टा भी बोल सकते हो. पहले अगर R1 इंटरेस्ट था तो आपका I1 इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपका इन्वेस्टमेंट घटा अप टू I0 जब इंटरेस्ट रेट R0 बन गया. ओके, that's how we can say in a panel A आपका रिलेशन इनवर्स है. ओके, इन अ पैनल बी सिंपली आपको ये देखना है, मैं सिर्फ आपको ग्राफ्स की इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ क्योंकि आगे जाकर ऐसा ना हो कि कुछ भी समझ में नहीं आया. ओके, मैंने ऑलरेडी ये पिछले वाले वीडियो में डाल दिया है आपके लिए. ओके, तो ये वाला जो एस दिख रहा है दैट्स अ सेविंग ग्राफ. ओके, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. एग्रीगेट डिमांड में आप देखते थे राइट. सो दैट इज इनकम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. ओके, और ये जो है ये आपका 45 डिग्री लाइन है.
जहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड या फिर कंजम्पशन वाला ग्राफ जहां पर कट करता था, और ये जो है वो आपका इफेक्टिव डिमांड होता था इक्विलिब्रियम पे, अगर आपको याद है तो। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। ओके, इसका मतलब है हम जब बात करेंगे तो हम ये बात करने वाले हैं कि C+I0, C+I1, C+I2 ये हमारे एग्रीगेट डिमांड वेरिएशंस है। तो जैसे ही I1 अगर हमने लिया 5% था, तो वो ये ग्राफ है। ओके, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है इकोनॉमी में क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ओके, तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम होता है, आप इंटरेस्ट रेट में ज्यादा होने के कारण, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट घट गया। या फिर उल्टा भी हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जैसे R = 4%, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और C+I2 हो जाएगा। तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब आपका जो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आपका वो अपवर्ड शिफ्ट होता है, ऊपर वरती वरती शिफ्ट होतो कर्व, आणि त्याप्रमाणे तुमचा इक्विलिब्रियम बदलत जातो। समजा आधी हा ई पॉइंट आहे, सो हा जो ई पॉइंट आहे तर याच्यावरती हा दुसरा वाढलेला इक्विलिब्रियम आहे, तेव्हा इन्कम पण वाढलं बघा, Y0 वरून Y1 वर इन्कम पोचलं, आणि त्याच्यानंतर परत वाढलं, ते Y2 वर पोचलं इन्कम। जर तुम्ही बघितलं तर थोडक्यात जसं जसं तुमची इन्व्हेस्टमेंट वाढेल तसं तसं तुमचं इन्कम वाढतं, नॅशनल इन्कम वाढतं, आणि त्याप्रमाणे तुमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऍडजस्ट होतो। आता जेव्हा आपण या गोष्टीबद्दल बोलतोय, जस्ट अ मिनिट, ओके, आता जेव्हा आपण या गोष्टीबद्दल बोलतोय तेव्हा आपल्याला हे लक्षात येतं की हे आपल्याला इक्विलिब्रियम जो बघायचा आहे तो सेव्हिंग्ज आणि इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बोलायचा आहे। सो आपण हे बघू शकतो की त्याप्रमाणे ह्याच ग्राफ लाईन जर खाली आणल्या तर आपल्याला हे पॉइंट मिळतात ABC, जे आपले बेसिक असलेले इंटरेस्ट रेट दाखवतात आणि आपलं इन्कम दाखवतात। थोडक्यात आपल्याला ही इक्वॅलिटी कळते रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि नॅशनल इन्कम मध्ये काय रिलेशन येते। ओके, लेट्स सी फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पूरा का पूरा लास्ट वीडियो में बताया है, तो मैं इतना ज्यादा इस पर एम्फोसिस अभी नहीं करने वाली क्योंकि हमें आगे देखना है। ओके, तर हाच ग्राफ आहे ज्याच्याबद्दल आपण बोलत होतो। लेट्स सी व्हॉट इज रिटन हियर। ओके, in the figure the saving curve is the, one sec, okay, just a second. नाउ जस्ट टेल मी कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, जहां पर पीपीटी है। आर यू एबल टू सी इट? तुम्हारा दिखता है, राइट? ओके, कूल। सो इन द फिगर जो हम देख रहे हैं, द सेविंग कर्व एस इज रिलेशन इनकम in S in relation with income is drawn in a fixed position since the influence of interest on saving is assumed to be negligible. So हा जो S कर्व आहे तुम्हाला जो दिसतोय तो, ओके, तो फिक्स्ड प्रपोर्शन मध्ये केलेला आहे, सो दॅट तुमचा जो सेव्हिंग वरती त्याचं जे तुमचा जो इंटरेस्ट रेट असतो त्याचा सेव्हिंग वरती इफेक्ट खूपच निग्लिजिबल असतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे। द सेव्हिंग कर्व शोज द सेव्हिंग्स इन्क्रीज ॲज इन्कम इन्क्रीजेस, दैट इज सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, दैट मीन्स जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा आपका सेविंग्स भी बढ़ने वाला है। यस, इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट की जब आप बात कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा लेवल ऑफ इनकम। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। Given the level of interest rates, the level of income rises with the level of income. तो जैसे ही आपका एक सर्टन इंटरेस्ट रेट अगर आपको दिया है तो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाएगा अगर आपका इनकम बढ़ जाता है।
इनकम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है। अगर आप देखो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट मी शो यू इन अ लिटिल वे। तो पहले यहाँ पर हम ओ अज्यूम करते हैं हर बार। तो अगर पहले आपका OY0 इनकम था, तो वो अगर बढ़ के OY1 हो गया, तो इसका मतलब है जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, आपका जो C+I0 था वो भी बढ़कर, हमने ये यहाँ पर लाइन एक्सटेंड किया जहां पर वो एस सेविंग्स को कट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर ये कर्व मिला जो आपके C+I1 मतलब शिफ्टेड एग्रीगेट डिमांड थी, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया था जब आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टमेंट कर्व इज I2। जेव्हा 5% इंटरेस्ट रेट आहे तेव्हा तुमची I2 ही ओके, इट मस्ट बी I1, चुकून झाले ते, ओके। इट इज I2, ओके। हां, सॉरी, हे बघा, सॉरी, तुम्ही काही म्हणला का, मला ऐकायला नाही आलं. ओके, काही असेल तर सांगा. बघा, तुम्ही इथे कंसात तुम्हाला दिलंय, त्याला I2 अशी लेवल म्हटलंय आपण इन्व्हेस्टमेंटची. सो ॲट द रेट ऑफ 5% द इन्व्हेस्टमेंट कर्व इज I2. If the rate of interest reduced by up to 4%, the investment curve will shift to I3. In the sense, जेव्हा तुमचं इंटरेस्ट रेट कमी होईल, 4% वर जाईल, तेव्हा तुमचं इन्व्हेस्टमेंट वाढणार आहे आणि तुमचा जो I2 होता आधी तो शिफ्ट होऊन I3 वर जाणार आहे. म्हणजेच तुमची ॲग्रिगेट डिमांड वाढणार आहे. ॲग्रिगेट डिमांडचा कर्व शिफ्ट होणार आहे. द रेट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट विल हॅव टू बी रेज्ड टू रिड्यूस द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मतलब जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसा कितने होगा एज पर इन द गिवन टाइम पीरियड, ये बढ़ जाएगा टू रिड्यूस द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल टू इक्वालिटी विद द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन द सेंस आप एमईसी, जो आपका लेवल ऑफ एमईसी होगा वहां वो रिड्यूस किया जाएगा सो दैट आप इक्वालिटी पर आओगे जितना आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, okay. Thus the investment curve I3 shows more investment at level of income. Similarly, when interest rate is raised up to 6%, जैसे नीचे आने का है, okay, तो thus 6% the investment curve will shift to downwards I1. देखो रेड ब्रैकेट में I1 लिखा है. The reduction in the rate of investment is essential to raise. Yes, Ibrahim, can let me know what you have to say. Yes, I'm here. अगर आपका आवाज नहीं मुझ पर पहुंच रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आपका जो भी कुछ डिफिकल्टी है, ओके. The reduction in the rate of investment is essential to raise the marginal efficiency of capital to equality with the higher interest rate. मतलब अगर आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ाने का है क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट से इक्वालिटी करनी है, इक्वल बनना है, तो आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आपको कम करना पड़ेगा, ओके. तो ये फिगर से हमें ये पता चलता है कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ओके. एस कर्व बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि सेविंग्स के कर्व के लिए हमें कुछ भी, मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, could you please mute yourself? सो सेविंग्स का जो y इज इक्वल टू C+S हमें दिख रहा है, ये जो कर्व है वो सिंपली अगर आप देखें तो कांस्टेंट है क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और लेवल ऑफ इनकम का इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा इफेक्ट होता है, ओके. लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड वेयर वी आर ड्रैगिंग दिस ग्राफ एज. अब ये ग्राफ तो हमने ऑलरेडी देखा है, यही ग्राफ अगर हमने नीचे एक्सटेंड किया तो हमें मिलता है कि मार्केट में अगर आपका नेशनल इनकम दिया गया है और आपका इन्वेस्टमेंट भी पता है हमें, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ओके. लेट्स सी क्या बताया है.
इन फिगर 3.1, मतलब ये जो हमारा दूसरा सी पैनल है जहां पर हमने देखा है, जस्ट बिलो फिगर ए, मतलब पैनल बी और पैनल सी ये एक दूसरे के नीचे है, राइट? वी डिराइव द आईएस कर्व बाय मेकिंग द लेवल ऑफ इनकम एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हम आईएस कर्व देखते हैं बेसिस द वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, ए बी सी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं, तो आप वही लाइन ज्वाइन करोगे, इससे आपको आईएस कर्व मिल जाएगा। ईच पॉइंट ऑन दिस कर्व, IS curve represents the level of income at which savings equal to investment. In the sense A, B, C, ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स पे आपका लेवल ऑफ सेविंग्स जो होगा वो इक्वल टू होगा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, S इज इक्वल टू I होने वाला है। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड x एक्सिस पे आपका नेशनल इनकम है horizontal axis पे। if the rate of interest is 6%, S curve intersects I1, हमने ये ऑलरेडी ऊपर देखा, कर्व ॲट E1 विच डिटरमाइन्स OY1 इन्कम लेवल। म्हणजे बघा स्टोरी कशी सुरू होते, तुम्हाला स्टोरी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे जर पेपरमध्ये तुम्हाला उत्तर लिहायचे असतील तर। ओके, सो जेव्हा तुम्हाला एस म्हणजे तुम्ही बघता की तुमचं I1 ही इंटरेस्ट लेवल आहे, ओके, जेव्हा 6% तुमचं इंटरेस्ट रेट असतो तेव्हा तेव्हा तुम्हाला कळतं की 6% इंटरेस्ट रेटवरती तुमची Y0 ही जी म्हणजे एस कर्वला इन्व्हेस्टमेंटचा कर्व C+I0 हा या पॉइंटला कट करतो। ओके, ज्याला आपण नाव दिलंय E1। सो E1 असं आपण जेव्हा याला म्हणतो तेव्हा हाच E1 जेव्हा आपण खाली ड्रॅग करतो, ह्याच प्रकारचा इक्विलिब्रियम आपण केनेशियन इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिला आहे। खाली ड्रैग केलं कि आपल्याला नेशनल इनकम लक्षात येतं, इन द सेंस Y0 हमें समझ में आता है। ओके, OY0 तो हमें सॉरी OY1, तो मे बी यहाँ पर हम कर देते Y1, फिर उसको कर देते Y2 और इसको कर देते हैं आई गेस Y3। जस्ट लेट मी चेक। ओके, यहाँ पर कुछ छोटे नंबर्स का कुछ डिफरेंशिएट आया है। लेट्स टेक इट एज अ 3। तो OY1 हम इसे बोलेंगे। ओके, अब हमें पता चला कि E1 लेवल पे इक्विलिब्रियम जब आपका 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका E1 पॉइंट है वो ही नीचे ड्रैग करके हमें मिला है इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, हम कंसिडर कर रहे हैं 100 करोड़। ओके, अब ये 100 करोड़ अब देखते हैं हम, वी गेट सो I1 कर्व पे E1 पॉइंट है जो डिटरमाइन करता है OY1 लेवल ऑफ इनकम। ओके, from this income level, which is equal to 100 crores, we draw a dashed line downward to intersect the extended line from 6% interest rate at point A। मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमने ड्रॉ किए तो यहाँ पर 6 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो हमने क्या किया है, ऐसी एक डॉटेड लाइन जो ऑलरेडी प्लॉट की है यहाँ पर, तो ये लाइन को ये नीचे आने वाली लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करी है वो हम देख रहे हैं, और ये पॉइंट को यहाँ पर दिखा रहा है, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट बन गया। एंड एट दिस पॉइंट आपका सेविंग्स विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ओके, सिमिलरली एट इंटरेस्ट रेट 5% एस कर्व इंटरसेक्ट्स I2 एट पॉइंट E2। मतलब आपका ये जो कर्व है, ओके, तो ये E2 पॉइंट है और ये पॉइंट आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको Y2 लेवल का इनकम मिलेगा, और अगर वही लाइन आपने नीचे ड्रैग की और यहाँ पर 5% इंटरेस्ट रेट जो हमने डिटरमाइन किया है वहां पर कट की तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली आपको सी पॉइंट भी मिलता है जब आपका इंटरेस्ट रेट 4% है। ओके, और इसकी वजह से क्या पता चल जाता है कि ए बी सी, वी गेट टू नो हाउ आर द ए बी सी पॉइंट्स are denoted on a graph, and so that if we join ABC points we get IS curve. Okay, so similarly that point B corresponds to 5% interest rate at rupees 200 crores income level. Similarly, the point C corresponds to equilibrium of S and I3 at 4% interest rate. By connecting A, B, C with the line, we get IS curve.
द आइस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डेफिनेटली ये स्लोप डाउनवर्ड करता है, और इसके रीजन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब डिमांड कर्व जैसा है, लेफ्ट टू राइट द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एंड सो डज इनकम. क्योंकि ऐसा रिलेशन बताता है कि जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगा. एंड वाइस वर्सा, जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इनकम भी कम हो जाएगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर आईएस कर्व कैसे बनता है, एस और आई की इक्वालिटी पे. आपने 3 वेरिएबल्स देखे, एक है सेविंग्स, एक है एग्रीगेट मतलब नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो हमने डिटरमाइन किया है थ्रू दिस ग्राफ. तो आपको ये ग्राफ भी याद रखना है. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. ओके, तो डेफिनेटली ये भी मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि ये क्यों स्लोप डाउनवर्ड करता है, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल. तो स्पेसिफिकली ये स्टीपनेस, मतलब आपका स्लोप जो डाउनवर्ड हो रहा है, ऐसे पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, पूरा स्लैंटिंग है. तो ये क्यों है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये कितना स्टीप होना चाहिए, क्या वो इतना स्टीप होना चाहिए, इतना है, फ्लैटर है, स्टीपर है. तो इसका जो क्या हम शेप बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं, ये कौन सी 2 चीजें डिटरमाइन करेगी. देयर आर 2 फैक्टर्स. ओके, द इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व एंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, इसका मतलब है आपका स्टीपनेस कौन डिटरमाइन करेगा, द इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व और द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. ये इसके बारे में मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है लास्ट वीडियो में, तो प्लीज आप लास्ट वीडियो देख लीजिए. मैं अभी के लिए ये बताने वाली नहीं, क्योंकि मैं ये एलएम कर्व पे शिफ्ट होने वाली हूँ अभी के लिए. सो हमने एक साइड देखा जो था आईएस कर्व, अब हम दूसरे साइड पे जा रहे हैं, दैट इज एलएम कर्व, दैट इज मनी डिमांड मनी सप्लाई वाला कर्व, राइट. एलएम कर्व का फुल फॉर्म आपको याद है, मुझे बताइए जरा, बताइए मुझे. अच्छा चलिए, ऊपर के लाइन में फर्स्ट लाइन जो है उसमें ही उसका फुल फॉर्म है, वो तो पढ़कर बताइए. Liquidity preference money supply. Correct. Good. Liquidity preference and money supply curve, that is LM curve. Okay, for the liquidity preference and money supply curve, the independent variable is income. मतलब ये कर्व कौन डिटरमाइन करेगा, इनकम डिटरमाइन करेगा. ओके, क्योंकि आपका जो ये कर्व है वो इनकम पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इंटरेस्ट रेट. मतलब पहले क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट और इनकम डिटरमाइन हो रहा था. अब एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं बेसिस द इनकम. Okay, the LM curve shows the combinations of interest rates and level of real income for which money market is in equilibrium. In the sense, LM कर्व ऐसी कॉम्बिनेशन्स हमें दिखाता है, अशा प्रकारची कॉम्बिनेशन्स आपल्याला इंटरेस्ट रेटची आणि लेवल ऑफ रिअल इन्कमची मिळतात, ज्याच्यासाठी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मध्ये येतं. आतापर्यंत आपण बघितलं ते नॅशनल आउटपुट किंवा आउटपुट मार्केट, कमोडिटी मार्केटमध्ये कसं होतं, आता आपण बघणार आहोत मनी मार्केटमध्ये कसं याचे एकमेकांकडे रिॲक्शन्स होतात. ओके, इट इज अन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रिप्रेझेंटिंग द रोल ऑफ फायनान्स अँड मनी. सो हा एक अपवर्ड स्लोपिंग वर जाणारा कर्व आहे, फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राईट. ओके, अपवर्ड स्लोपिंग म्हणजे असा विचार करा, असा जाणारा. थोडक्यात तुमच्या स्क्रीनवर दाखवायचं झालं तर लक्षात ठेवा बरं का, हा एक डाऊनवर्ड स्लोपिंग आहे, ही डायरेक्शन आहे लेफ्ट टॉप टू राईट बॉटम. ओके, आणि याच्या करेक्ट उलटी अपवर्ड स्लोप असतो, अपवर्ड स्लोप असतो हा लेफ्ट बॉटम टू राईट टॉप. ओके, तर हा लक्षात ठेवा. आपण जो बघितला आयएस कर्व तो डाऊनवर्ड स्लोपिंग होता, लेफ्ट टॉप टू राईट बॉटम, आणि हा आहे तो करेक्ट त्याच्या उलटा अपवर्ड स्लोपिंग असतो एलएम कर्व, लेफ्ट बॉटम टू राईट टॉप. राहील लक्षात? सांगा मला, आयएस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग असतो की डाऊनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड. करेक्ट. आणि त्यामुळे एलएम कर्व कसा असतो?
upward sloping. Correct. Very good. Okay. Very good. The LM function is set of equilibrium points between liquidity preference, that is demand for money function, and money function determined by banks and central bank. तो मनी सप्लाई का और मनी डिमांड का इक्वालिटी जहां पर आएगा, जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां पर हमें एलएम कर्व के पॉइंट मिलेंगे, हम वो लाइन ज्वाइन करेंगे, एलएम कर्व मिलेगा. ओके, तो याद रखिए जहां पर हमें लास्ट में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी मिली, मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एस इज इक्वल टू आई मिला, तो हमें वहां पर आई एस कर्व मिला, वो पॉइंट जोड़कर एबीसी. यहाँ पर होने वाला है कि हमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई की इक्वालिटी मिलेगी, जो पॉइंट्स पे वो पॉइंट्स जोड़कर हमें एलएम कर्व मिलने वाला है. ओके, द एलएम कर्व shows all combinations of interest rates and level of income at which the demand for supply of money are equal. डेफिनेटली हमने यही देखा कि लेवल ऑफ इनकम पे और इंटरेस्ट रेट पे ऐसे कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं कि जहां पर आपका मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई ये इक्वल रहने वाला है. In other words, LM schedule shows the combinations of interest rates and level of income where the demand for money L and the supply of money M are equal. So L should be equal to M to get the points on the line of LM curve. The derivation is based on the following three propositions. जैसे IS कर्व के 3 propositions थे, यहाँ पर 3 propositions है LM कर्व के. Okay, an increase in level of income leads to increase in level of money. तो क्या बोला है यहाँ पर, जैसे ही आपका इनकम, ओके, इनकम इज अ वाई, जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, तो आपका मनी डिमांड बढ़ेगा. सो जैसे ही इनकम बढ़ेगा आपका मनी डिमांड बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? पहला प्रपोजिशन क्या है, जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा. ये था पहला प्रपोजिशन. दूसरा देखो, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, मतलब जैसे ही मनी डिमांड बढ़ता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जैसे ही मनी डिमांड बढ़ता है मार्केट में, ओके, तो उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है. इसको हम छोटा वाला आर बोलेंगे. तो जैसे ही आपका मनी डिमांड बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. अब क्या मुझे आप तीसरा वाला बता सकते हो लॉजिकली? वो हमने जैसे लास्ट आईएस के देखे थे वैसे ही है. बताइए मुझे अगर आपको समझ में आ रहा है. हमने बोला y बढ़ेगा तो md बढ़ेगा, और md बढ़ेगा तो r बढ़ेगा. तो क्या इनडायरेक्टली हम कुछ बोल सकते हैं इसके हिसाब से? लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? प्राची. वेरी गुड, वेरी गुड. सो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, मतलब y जैसे बढ़ेगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसका आपका r भी बढ़ने वाला है उसके साथ साथ. समझ में आ रहा है? तो ये 3 प्रपोजिशंस है जिसके ऊपर आपका LM कर्व डिपेंड करता है. आपको ये याद रखने, ऑब्वियसली इसके नोट्स भी बनाने. ओके, लेट्स गो अहेड. कूल. हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं अच्छा वाला, और मुझे लगता है हमें यहाँ पर बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला ग्राफ है. ओके, लेट्स सी. पहले तो y एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो y एक्सिस पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, x एक्सिस पे dd एंड एसेस ऑफ मनी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. ओके, आप ये ग्राफ देख पा रहे हो जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है E1, E2, E3, और ये जो L1, L2, L3 है वो भी दिखाई दे रहे हैं जैसे आपके इनकम लेवल्स है. ओके, और वो ही पॉइंट्स जब आपने आगे जाकर इनकम के ग्राफ पर जोड़े हैं तो आपको ऊपर जाने वाला LM कर्व मिला है. क्या है वो हम आराम से देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. मैं आपको समझाने वाली हूँ. आई एम जस्ट शोइंग कि आपके पास यहाँ पर 2 ग्राफ है जिसमें लेफ्ट वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ x एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है. और वो ही ग्राफ हमने जब नेक्स्ट राइट वाले ग्राफ में मतलब एक्सटेंड किया है तो y एक्सिस पे फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें जो E1, E2, E3 पॉइंट्स मिले हैं ना, तो हमने क्या किया है, वो ही पॉइंट्स को लेकर
फिर से एक बार वो पॉइंट्स इनकम के हिसाब से प्लॉट किए हैं, मतलब जब E1 पॉइंट है तो आपका इनकम कितना होगा, आपका E2 पॉइंट है तब, और ये सब देखकर इन द सेंस लेट्स सी कि आपको मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इनकम के हिसाब से जोड़ा है, तो आपको जाकर वो पॉइंट्स KST जोडणे का मौका मिला आहे, जोडवून टाकायला, आणि त्यातून LM कर्व मिळाला. ओके, लेट्स सी आपल्याला काय समजतंय. मी बॅक अँड फोर्थ करीन. ओके, मागच्या स्लाइडवर आणि पुढच्या स्लाइडवर. द LM कर्व is derived from Keynesian formulation of liquidity preference of or demand for money, schedules and the schedule of supply of money, a family of liquidity preference. In the sense, डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय फॉर मनी जे आपण केन्सच्या त्या लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरीमध्ये पाहिलं होतं, आठवत असेल तर चांगलं आहे, आठवत नसेल तर प्लीज बघायला पाहिजे बरं का. सो त्याच्यावर बेसिस आपण हा LM कर्व डिराईव्ह करतो. Curves L1Y1, L2Y2, L3Y3 is drawn at income level 100 crores, 200 crores and 300 crores. So मागे बघा, हे L1, L2, L3, L1Y1, L2Y2, L3Y3 हे जे 3 कर्व्स आहेत ना, हे 3 कर्व्स तुम्हाला म्हणजे तुमचे इन्कम लेवल काय दाखवतात बघा, 100 crores, 200 crores, 300 crores. म्हणजे जसं तुम्ही अपवर्ड शिफ्ट होऊन जाल तशा तशा तुमचं इन्कम वाढत चाललंय. पहिलं 100 crores होतं L1Y1, L2Y2 200 crores झालं, L3Y3 300 crores झालं. ओके, in the figure 3.A, that means पहली वाली figure. Okay, these curves together with the perfectly inelastic money supply curve MQ gives us the LM curve. So जेव्हा ह्या फिगर आपल्याला परफेक्टली MQ हा कर्व दिसतोय का तुम्हाला स्क्रीनवरती, हा वाला कर्व. ओके, सो या आपल्या ज्या फिगर्स आहेत त्या जेव्हा आपल्याला MQ या परफेक्ट इलास्टिक म्हणजे बिलकुल चेंज होणार नाही, जगात काहीही चेंज झालं तरी MQ म्हणजे मनी सप्लाय कर्व चेंज होणार नाही, हे जेव्हा समजतं तेव्हा आपल्याला इक्विलिब्रियम लेवल मिळतात. E1, E2 आणि E3. यात आपल्याला लक्षात येण्यासारखी गोष्ट काय, मनी सप्लाय हा इनइलॅस्टिक असतो. मनी सप्लाय म्हणजे गव्हर्नमेंटकडून आपल्या हातात येणारा पैसा, तो कधीही चेंज होत नाही आपल्या मर्जीनुसार. गव्हर्नमेंट ते कंट्रोल करतं, बाहेरचे फॅक्टर्स किती पण बदलले तरी मनी सप्लाय शॉर्ट टर्म मध्ये कॉन्स्टंट राहतो, सेम राहतो. मला सांगा, मनी सप्लाय कॉन्स्टंट असतो म्हणजे इनइलॅस्टिक असतो. तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारला, व्हॉट इज इनइलॅस्टिक, मनी सप्लाय की मनी डिमांड? काय उत्तर द्याल तुम्ही? मनी सप्लाय. करेक्ट, मनी मनी सप्लाय. सप्लाय. करेक्ट, मनी सप्लाय हा शॉर्ट रन मध्ये एकदम इलास्टिक असतो आणि म्हणूनच ती व्हर्टिकल लाईन आहे, बिलकुल चेंज न होणारी. ओके, आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण काय केलंय, L1Y1, L2Y2 आणि L3Y3 म्हणजे मनी डिमांड जो ग्राफ आहे 100, 200, 300, ते ग्राफ त्या MQ ला इंटरसेक्ट केले. सो आपल्याला कळलं की ते या पॉइंटला E1 ला पहिला इंटरसेक्ट होतो, E2 ला दुसरा होतो जेव्हा 200 मनी डिमांड आहे, 300 मनी डिमांड आहे तेव्हा E3 ला इंटरसेक्ट होतो. राईट, हे पॉइंट आपल्याला समजले. आता हेच पॉइंट आपण फक्त पुढच्या ग्राफमध्ये एक्सटेंड करणार आहोत. मला माहितीये थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट आहे, पण बघूया बरं पुस्तकात काय लिहिलंय तुमच्या. मी अशाचसाठी पुस्तकातले स्नॅप्स वापरते की जे कोणी पुस्तकावर अभ्यास करत असतील त्यांना गडबडून जायला नको मी जर वेगळं काही एक्सप्लेनेशन दिलं तर. ओके, द LM कर्व कन्सिस्ट ऑफ अ सिरीज ऑफ पॉइंट, each point representing an interest income level at which demand for money, that is L, equals to supply of money. म्हणजे LM कर्व असेच पॉइंट्स असतात जिथे तुम्हाला कळतं की इच पॉइंट ज्याच्यात इंटरेस्ट आणि इन्कम लेवल दाखवलेले असतात त्या पॉइंटवरती डिमांड फॉर मनी L आणि सप्लाय फॉर मनी M हे इक्वल असतात. सो डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय फॉर मनी इक्वल असलेले पॉइंट जेव्हा आपल्याला इंटरेस्ट आणि इन्कमच्या ग्राफवर मिळतात, आपण ते पॉइंट जोडल्यावर आपल्याला LM कर्व मिळतो. ओके, आता मी ह्याच्या पुढे त्याबद्दल काही नाही सांगणार आहे, कारण मी आणखीन काही सांगितलं तर कन्फ्युजन वाढेल असं मला वाटतं. काही शंका असली तर मला विचारा. इफ द इन्कम लेवल इज Y1, rupees 100 crores, the demand for money L1Y1 equal to supply of money MQ at interest rate OR1. बघा पुढचा अख्खा जो छोटा पॅराग्राफ जो दिसतोय तो आपल्याला हेच सांगणार आहे की जेव्हा सो जेव्हा तुमचं इन्कम लेवल
दॅट इज L1Y1 म्हणजे डिमांड फॉर मनी. एल हा कर्व 100 असेल तेव्हा तो इंटरसेक्ट करेल MQ म्हणजे मनी सप्लाय कर्वला, तेव्हा तो तुम्हाला E1 या पॉइंटवर म्हणजे तो इंटरसेक्ट करेल. म्हणजे या पॉइंटवर MD इज इक्वल टू MS असणार आहे किंवा L इज इक्वल टू M असणार आहे. मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाय. जेव्हा तुमची मनी डिमांड वाढेल म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला लागणारे पैसे मार्केटमधनं वाढतील, तेव्हा 200 अशी तुमची मनी डिमांड म्हणजे L झालेली असेल आणि ऍट दॅट पॉइंट तुमचा L2Y2 वर कर्व शिफ्ट होईल. मग अशी L1Y1 वर होता तो L2Y2 वर शिफ्ट होईल आणि पुन्हा एकदा तो MQ म्हणजे तुमच्या M कर्वला E2 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करेल. त्या पॉइंटवर तुमची L2Y2 ही MQच्या E2 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणार आहे. ओके, नंतर सेम कंडिशन होईल जेव्हा तुमची मनी डिमांड वाढेल 300 म्हणजे L3Y3 जेव्हा शिफ्ट होईल L2Y2 वरनं, तेव्हा जास्त वाढलेल्या मनी डिमांड बरोबर तुमचा मनी सप्लाय पण वाढणं अपेक्षित असतं, पण तसं होत नाही. तो एका सर्टन पॉइंटला सेम राहतो कारण तुमचा MQ म्हणजे सप्लाय ऑफ मनी M हा खूपच कॉन्स्टंट आहे, इनइलॅस्टिक आहे, व्हर्टिकल ग्राफ आहे. ओके, सो आपल्याला हे पॉइंट मिळाले जेव्हा L1Y1 होतं म्हणजे मनी डिमांड L ही 100 होती तेव्हा E1 पॉइंट, L2 म्हणजे जेव्हा 200 करोड झाली तेव्हा E2 पॉइंट आणि L3 म्हणजे 300 झाली मनी डिमांड तेव्हा E3 हा पॉइंट. ओके, म्हणजे आतापर्यंत आपल्याला हे पॉइंट कुठून आले ते समजलंय. आपलं ऍक्च्युली ह्याच्यानंतर मीटिंग कट होणार आहे, तर मीटिंग कट झाल्यावर तुम्हाला काय करायचं ते तुम्हाला माहितीच आहे. तुम्हाला परत सेम लिंकला जॉईन व्हायचंय आणि मग जॉईन झाल्यावर मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट पण देईन आणि पुढचं शिकवायला पण लागेल. ओके, सो आपण हे बघितलं की ह्या पॅनेलवरून आपल्याला समजतंय की द सप्लाय ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरन्स अँड द लेवल ऑफ इन्कम अँड द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोव्हाइड डेटा फॉर LM कर्व शोन इन फिगर 3.2. सो आपल्याला जेव्हा E1, E2, E3 हे पॉईंट मिळतात तेव्हा आपल्याला कळतं की मनी डिमांड आणि मनी सप्लाय मार्केट में कसा आहे आणि तो कोणत्या पॉइंट्स वरती इक्वल होणार आहे. ओके, सपोज द लेवल ऑफ rate of interest provided data for suppose the level of income is Y1 100 crores as marked out on the income axis figure 3.2 that is B. म्हणजे जेव्हा Y1 ची फिगर तुम्ही मार्क केली इक्वॅलिटीची, द इन्कम ऑफ ₹100 crores generates the demand for money represented by liquidity preference L1Y1. म्हणजे तुम्हाला असा प्रेफरन्स मिळतो की किती इन्कम ऑफ ₹100 crores हे किती मनी डिमांड जनरेट करेल. ओके, बाय लिक्विडिटी प्रेफरन्स कर्व L1Y1 किती लोकांना लिक्विडिटीचे प्रेफरन्स आहे, इन द सेन्स लोकांना हातात हार्ड कॅश किती हवी आहे आणि हार्ड कॅश जितकी हवी आहे ती जर तुमच्या इन्कम मधून तुम्ही मायनस केली तर तुम्ही किती सेव्हिंग कराल हे पण लक्षात येईल. सो फ्रॉम द पॉइंट E1 where the L1Y1 curve intersects at point MQ curve extends the dashed line horizontally to the right as to meet the line drawn up to Y1. हा